एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो वी वर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 10th डेवलपमेंट। और अब का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, तो इन्वायरमेंटलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो हमारे इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मूवमेंट जो है उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, अब आपने काफ़ी ये जो हैं वर्ड सुने होंगे, जैसे पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये सभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें हैं और इन सबको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, तो हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो इन्वायरमेंटलिज्म की, एक मूवमेंट जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो क्या बताते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें नेचर के साथ हारमोनी में रहना चाहिए, उन्हें इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। हम क्या कर रहे हैं? एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्स के अंदर क्या डाल रहे हैं? इंडस्ट्रीज क्या डालती हैं? अपना जो भी डिस्पोजल जो भी होता है वो सारा उसके अंदर डाल देती हैं। तो इससे क्या हो रहे हैं? रिवर्स जो हैं वो पॉइजनड हो रही हैं। तो हम क्या करें? फ्यूचर जनरेशन्स के लिए यही थोड़ी छोड़ेंगे, आगे उन्होंने भी तो ज़िंदगी अपनी जो है गुजारनी है। तो उनके लिए हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब पूरे वर्ल्ड के अराउंड जो है काफ़ी मूवमेंट्स, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही हैं, जैसे कि ग्रीन पीस मूवमेंट थी एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चिपको मूवमेंट जो है हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली थी, जिससे कि लोगों को एनकरेज किया गया कि आपने फॉरेस्ट मतलब ट्रीज़ जो है उनको प्लांट करना है। तो ये है इन्वायरमेंटलिज्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेसिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि हम डेवलपमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट मैंने आपको बताया किस तरह से हम करते हैं। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करते हैं, एजुकेशन मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, इकोनॉमी इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम मानते हैं कि ये नैरोअर कंसेप्ट है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट के सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ही होते हैं। डेवलपमेंट के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट कर चाहे नैरोअर कंसेप्ट से ही करने की कोशिश करो, बट उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपकी इंक्रीज़ होगी, पॉवर्टी भी ख़त्म होएगी। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इकोनॉमी ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई तो इससे सोशल इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी। आपका ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में रिच और पुअर के बीच में गैप कितना बढ़ता जा रहा है। अगर हम कहें ना कि कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिच और पुअर के बीच में गैप घट रहा है, या जो पुअर फैमिलीज़ हैं, पुअर जो लोग हैं, उन जो है जो उनके साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी ना किसी तरह का। तो अगर हम चाहते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए हमें ब्रॉडर कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बेनिफिट ताकि सभी लोगों तक पहुँचे, सभी लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ नसीब हो। ठीक है, अब उसके बाद है कि डेवलपमेंट की मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। देखिए, दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड दूसरा है वर्ल्ड बैंक। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो डेवलपमेंट की मेजरमेंट करता है, कंट्रीज़ को रैंक देता है, वो किस हिसाब पे देता है? वो उन कंट्रीज़ के अंदर लिटरेसी, एजुकेशनल लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टालिटी रेट, इन सब चीज़ों को देखता है। ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखता है। पर कैपिटा इनकम के अंदर क्या होता है कि सभी की एवरेज इनकम दिखती है, लेकिन इसका मतलब इससे ये नहीं पता चलता कि कंट्री के अंदर पॉवर्टी है या नहीं है। देखिए, सभी की एवरेज दिखती है, तो उससे ये बिल्कुल श्योर नहीं होता कि कंट्री में रिच और पुअर के बीच में गैप कितना है, बिल्कुल पता नहीं लगता। बट यहाँ से कंट्री के अंदर अगर ये सब कुछ ठीक है तो मतलब कंट्री डेवलप्ड है, बट इससे नहीं पता लगता है कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है। अब ये तो एवरेज आ जाएगी। अब क्या पता चलता है कि हो सकता है जो रिच पीपल उनके पास बहुत ज़्यादा मनी हो और पुअर के पास हो ही ना, तो ये हो सकता है। तो डेवलपमेंट के अलग अलग जो है आपके मेजरमेंट होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट है कि चलो आपने डेवलपमेंट करनी है तो और किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है राइट क्लेम्स। देखिए क्या है कि देखिए मान लीजिए कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैंने पहले एग्जांपल दिया, तो उससे देखो सोसाइटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उससे। ठीक है, तो क्या है कि लोगों को जैसे हमें राइट्स मिल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके साथ साथ हमें कुछ और राइट्स लोगों को देनी चाहिए, जैसे कि राइट टू कंसल्ट। ठीक है, अब मान लो कोई डेवलपमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है और लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो कंसल्टेशन करने की उनके पास राइट होना चाहिए कि किसी न किसी बातचीत के ज़रिए वो इस मुश्किल का समाधान निकालें। दूसरा है राइट टू लाइवलीहुड। हमारे पास राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए। हम जिस तरह से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं वो हमारे पास राइट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट कहे हमने डैम बनाना है, तो क्यों हमारे पास तो राइट टू लाइवलीहुड है, अब क्यों ऐसा करना चाहें? ठीक है, ये हमारे पास राइट भी होना चाहिए। दूसरा है
थर्ड है राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के पास भी हमारा राइट होता है, हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस करना चाहिए तो हम कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ राइट्स जो है जिससे गवर्नमेंट को देने चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब देखिए डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की बिल्कुल इक्वल नहीं होती। क्यों नहीं होती? डेमोक्रेसी में आपको पता है कि क्या होता है, लोगों को राइट्स मिलते हैं, डिक्टेटरशिप के अंदर लोगों को राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लोकल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जिससे हम डेवलपमेंट कर सकें। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिसीजन ले सकेंगे, तो क्या है सभी लोगों की जो राय है वो हमारे पास आएगी और हम अच्छा एक मतलब सॉल्यूशन मिलेगा कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं बिना इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए, बिना सोसाइटी को अफेक्ट किए, बिना इकोनॉमी को अफेक्ट किए, किस तरह से हम करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। अब देखिए डेवलपमेंट करनी है तो हमें थोड़ा बहुत हमारा लाइफस्टाइल भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये है कि डेवलपमेंट का मतलब ये तो है नहीं कि कंट्री में कितने लोगों के पास सेल फोन हैं, कितने लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो यहाँ से डेवलपमेंट पता नहीं लगती। डेवलपमेंट कहाँ से पता लगती है? लोग कितने खुश हैं कंट्री में, कितनी हैप्पीनेस है। अब देखिए कंट्री के अंदर देखो लोग खुशहाल हैं, लोगों के पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उस कंट्री को हम डेवलप करेंगे ना। बे कंट्री जहाँ पर इतनी ज़्यादा गरीबी है और उस कंट्री को हम कहाँ से डेवलप कर देंगे? तो लोगों को अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, लोगों को इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे डेवलप भी होगी ना कंट्री। तो सोलर एंड बायोगैस प्लांट, माइक्रो हाइडल प्लांट्स, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मैंने आपको पहले बताया, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। इससे क्या होगा? कंट्री में डेवलपमेंट होगा, तो हमारे लाइफस्टाइल का भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। अब देखो बड़े बड़े डैम्स आप सेटअप कर रहे हो, इसकी बजाय आप छोटे छोटे डैम सेटअप करके देखिए, इससे कम पैसा भी लगेगा, तो उससे भी जो है डेवलपमेंट होगी, तो ठीक है। और इससे क्या होगा? कम डिस्प्लेसमेंट होगी लोगों को। तो इस तरह का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमें चेंज करना चाहिए, ताकि अगर हम जो है डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का हमें जो है कीमत जो है उसकी ना चुकानी पड़े। तो ये था हमारा चैप्टर, और चैप्टर हो चुका है ख़त्म। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, और मैं आपकी प्रॉब्लम जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका जो है डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच।